हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न के 24 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस लिबरलाइज्ड गाइडलाइंस फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। फाइन, तो मतलब कि जो और कोई जो हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस को क्या किया, थोड़ा सा लिबरलाइज कर रिलैक्स किया है। फाइन, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। देखो गाइस, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स वो एंटिटीज़ होती हैं या वो कंपनीज होती हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक ऐप्स वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या फिर IT इनेबल्ड सर्विसेज, या फिर कुछ इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो टेलीकॉम रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या करती हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया। फाइन, तो ये तो क्या है, ये टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है ना, आपको मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ और कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको क्या करती हैं, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे टेली मार्केटिंग होगी, टेली बैंकिंग होगी, टेली मेडिसिन हो गया फॉर वेरियस कंपनीज, बैंक से हॉस्पिटल से। इंडिया का जो IT बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, अगर हम उसका स्टेटस देखें तो हमारे इंडिया में वो 37.6 बिलियन डॉलर पे स्टैंड करती है 2019-20 में। और इसमें पोटेंशियल है कि वो अगले 5 साल में इसकी जो ग्रोथ है वो नियरली डबल हो जाएगी, 55.5 बिलियन डॉलर। फाइन, तो गाइडलाइंस का एम है कि हम क्या कर सके, इंडिया को एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बना सके, सो दैट जो हमारा इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके, और हम भी हमारा जो BPO है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ना BPO क्या होता है, मेनली जो कॉल सेंटर्स वगैरह की इन तरह के सर्विसेज में एंगेज होते हैं। ठीक है, BPO का मतलब यही नहीं कि सिर्फ इंडिया की कंपनीज को एंगेज होते हैं, बाहर की बहुत जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनको भी इंडिया BPO की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइन, तो गाइडलाइन का एम ये है कि हम इंडिया को वो अच्छा डेस्टिनेशन बना सके फॉर एक्सपेंशन ऑफ वॉइस रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सो दैट हम क्या कर सकें, अपना इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी अच्छा कर सके, और जो हमारी इंडिया का जो रेगुलेटरी डिज़ाइन है या फिर जो भी कंप्लेंट जो बर्डन है उन सबको हम रिमूव कर सकें या रिड्यूस कर सकें। अभी जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं इसका एम क्या है कि हम क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी नवंबर 2020 में इन गाइडलाइंस को द्वारा अमेंड किया गया था, सो दैट हम जो गाइडलाइंस हैं या फिर जो और ज़्यादा हम क्या कर सकें, चीज़ों को आसान कर सकें। लेकिन अब हम और ज़्यादा आसान करने की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या करेंगे, हम कुछ जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की प्रोसेस होती है उसको रिमूव करेंगे। इसके अलावा हम एक प्रोविज़न प्रोवाइड करेंगे वर्क फ्रॉम होम का, या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया टू अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। फाइन, तो इन रिफॉर्म्स का हमारे इसमें सिग्निफिकेंस क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि जो भी आप काम करोगे वो क्या कर सकते हैं, एक कंपनी से ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में ऑप्ट कर सकते हैं वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, देयर बाय अट्रैक्टिंग मोर वर्कर्स इन द सेक्टर। मतलब कि वो घर से काम कर सकते हैं, और इसमें क्या वो एक कंपनी से ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके वो क्या करेंगे, IT सर्विसेज को हम और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। इसमें क्या होगा, जो MNCs हैं वो क्या करेंगी, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी, बिकॉज एक इंडिया, क्योंकि अगर हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या और चीज़ें जो नॉर्म्स उनको लिबरलाइज कर देंगे तो इंडिया और ज़्यादा MNCs को अट्रैक्ट करेगी, और जिसकी वजह से हमारा इंडिया का और ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हो कि अभी हमने जो 23 जून को क्या रिलैक्सेशंस अनाउंस किए हैं अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। सबसे पहले क्या होगा, जो डोमेस्टिक हमारे इंडिया के जो फॉरेन जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज है अदर सर्विस प्रोवाइडर्स की, अब वो वर्ल्ड में किसी भी जगह लोकेटेड हो सकती है। इसके अलावा जो OSP सेंटर्स के बीच में जो इंटरकनेक्टिविटी है डाटा को लेके, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, मतलब कि वो डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, दे हैव द ऑप्शन फॉर वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा हाँ, कुछ वायलेशंस के जो पेनल्टीज है उसको भी हमने रिमूव कर दिया। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है क्लाइमेट क्राइसिस टू हिट सूनर देन द फियर्ड, ड्राफ्ट IPCC रिपोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। सबसे पहले आपको रिपोर्ट का नाम पता चल जाना चाहिए और किसके द्वारा रिलीज किया गया है, दैट इज़ द IPCC। IPCC की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, दैट इज़ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस रिपोर्ट ने ये बोला है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी अर्थ की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। इवन कि अगर ह्यूमंस, जैसे हम डिफरेंट पॉलिसीज से कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि सो दैट हम जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर सकें, इवन अगर ह्यूमन ने कंट्रोल भी किया,
प्लेनेट वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 2015 क्लाइमेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, उनके टारगेट को अचीव भी कर लेते हैं, तब भी अर्थ की जो लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा रिपोर्ट ने बोला IPCC की। तो गाइस आज का क्वेश्चन है कि आप मुझे IPCC बॉडी के बारे में कुछ बताओगे। अब जरा हम देख लेते हैं जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस किस पे पड़ेगा। ऑफकोर्स बायोडाइवर्सिटी पे पड़ेगा, ओशंस पे पड़ेगा, फॉरेस्ट पे पड़ेगा, सिस्टम पे पड़ेगा। अब हम जरा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या इसका वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो एक्सटिंक्शन रेट, मतलब कि कुछ स्पीसीज होंगी वो एक्सटिंक्ट होंगी, ठीक है, 1000 टाइम्स हाइयर है इस वक्त जो एक्सटिंक्शन का रेट है देन बिफोर द जियोलॉजिकल पीरियड नाउ नोन एज एंथ्रोपोसीन द एज ऑफ मैन। मतलब कि इससे पहले जितनी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं इस बिफोर दिस एज, वहाँ पे जो एक्सटिंक्शन का टाइम मतलब का फ्रीक्वेंसी थी वो अब 1000 टाइम्स ज़्यादा हो गई है। किस एज में? एंथ्रोपोसीन एज में, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। इसके अलावा परमाफ्रोस्ट का मतलब आपको पता ही है, 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की वजह से जो 15% क्या होएगा, लॉस हो जाएगा। परमाफ्रोस्ट वो रीज़न होता है जो पूरा जमा रहता है 2 साल तक कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ऐसा रीज़न, क्योंकि ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसा रीज़न 15% 2100 तक क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आपको पता है जो ग्लेशियर्स होते हैं या फिर जो ओशंस होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो एक तरह का कार्बन कैप्चर का तरह काम करते हैं। इस वजह से हम नियर अबाउट 36 to 67 बिलियन टन ऑफ कार्बन को रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा इकोसिस्टम में क्या होएगा, काफ़ी जो टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर ओशन या जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो क्या होंगे, जो उनकी एबिलिटी है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। फायर सीजन्स हो सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ड्राइनेस होगी, ड्राउट के जो हैं फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से क्या है फायर के सीज़न ज़्यादा आएंगे और बर्नेबल एरिया भी ज़्यादा पड़ेंगे। ड्रॉट बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना, सीवियर ड्रॉट 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होने की वजह से काफ़ी ड्राउट देखने को मिल सकती है ब्राज़ील की नेचुरल एरियाज़ में एक्सपेक्टेड टू द क्वार्टर, मतलब कि ब्राज़ील के जो एरियाज वहाँ पे 4 गुना ज़्यादा ड्राउट बढ़ सकती है। आर्कटिक टुंड्रा में वाइल्ड लाइफ एरिया जो बर्न होगा वो 9 फोल्ड इंक्रीज होगा अक्रॉस सिबेरिया फ्रॉम 1996 to 2015। अमेजोन रेन फॉरेस्ट का स्टेटस देख लेते हैं। हाई एमिशंस की वजह से, ड्राउट और वाइल्ड फायर की वजह से क्या हो सकता है, अमेजोन का जो एरिया वो आधा हो सकता है इनटू द ग्रासलैंड, मतलब कि जो अमेजोन के जो तब हरे भरे जंगल हैं वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू द ग्रासलैंड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल एमिशंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आर्कटिक सी आइस का क्या होएगा, समर की जो सी आइस है वो डिक्रीज होगी, ऑफकोर्स ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, 25% घटेंगे, जिसकी वजह से अगेन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या होएगा एस्टिमेट, मतलब क्या होगा उसकी जो सी आइस है वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी लेट 1970 के कंपैरिजन। मैराइन हीट वेव जरा हम देख लेते हैं। मैराइन मतलब ओशन के ऊपर जो हीट वेव चल रही है, एटलीस्ट तो 34% मोर फ्रीक्वेंट और 17% लॉन्गर मैराइन हीट वेव चल रही है सिंस 1925। कोरल रीफ्स आपको पता होगा कितना ज़्यादा ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। 1 to 5 डिग्री सेल्सियस अगर वार्म होता है तो 70 से 90% जो कोरल रीफ्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। फाइन, कल हमने पढ़ा था ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जिसमें कितना ज़्यादा कोरल रीफ्स की वैरायटी मिलती है। टर्टल्स अगर देखा जाए तो अगर सी लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से 59% जो ग्रीन टर्टल्स हैं वो मतलब कि कम हो जाएंगे मेडिटेरियन नेस्टिंग एरिया में, और लॉन्गर हीट्स में 67%। अगर हम फ्रेश वाटर फिश देखें, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो 75% तक रिड्यूस हो जाएगी बाय 2075। लैंड और सी स्पीसीज को देखें तो अगर हमारा जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 54% तक लैंड और सी स्पीसीज क्या हो सकती है, एक्सटिंक्शन के थ्रेट फेस कर सकती है। फाइन, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इफेक्ट है। अब देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो बता ही दिया उन्होंने। IPCC दैट इज़ द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UN की बॉडी है जो क्या करती है, साइंस यूज़ करती है रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द UNEP और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए इस रिपोर्ट के। अगर 1.1 डिग्री सेल्सियस भी हमारा जो क्लाइमेट है वो वार्म होता है तो उसकी वजह से क्लाइमेट ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अगर अर्लियर मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज अगर 2100 से पहले नहीं होता है और वार्मिंग अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, उसकी वजह से भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने जा सकते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं। फ्लड्स क्यों होगा, क्योंकि सी लेवल क्या होगा, राइस होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल राइस होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फ्लड्स आएंगी। फाइन, अगर हम करंट लेवल ऑफ एडेप्टेशन, मतलब कि जिस हिसाब से हमने पॉलिसीज बना रखी हैं, अगर हम उसको उस तरह से ही मतलब कि
अच्छे से हम एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी तरह से हम लैक ऑफ एडप्शन में रहे तो हम फ्यूचर के जो क्लाइमेट रिस्क हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। फाइन। अर्थ इज़ नियरिंग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न थ्रेशोल्ड, मतलब कि अर्थ इतना हालात ख़राब हो चुके हैं कि अब हम वापस नहीं जा सकते, चाहे हम जितनी मर्जी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर ले या कुछ भी कर चुके हैं, जिसको हम एक टिपिंग पॉइंट भी बोलते हैं। टिपिंग पॉइंट पे क्या होता है, अगर अपना हल्का सा भी हमारे क्लाइमेट में चेंज हुआ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कंप्लीटली एक अर्थ है अलग स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइन। तो रिकमेंडेशन दे रखी है कि किस तरह से हम अपना वर्स्ट सिनेरियो हम बचा सकते हैं। अगर हम अपने ब्लू कार्बन इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, ब्लू कार्बन जैसे ओशंस हो गया, ठीक है, इन सबको हम अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट्स पे ट्रांजिशन होते हैं देन हम सोच सकते हैं कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाफ ऑफ ग्लोबल कॉटन ग्रोइंग रीजन्स में फेस सीवियर क्लाइमेट रिस्क स्टडी। अगेन गाइस ये एनवायरनमेंट में कवर होगी, मतलब कि वर्ल्ड में जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कॉटन उगाई जाती है वहाँ का जो रीज़न है वो सीवियर क्लाइमेट रिस्क में जा रहा है। अभी एक स्टडी की गई है किसके द्वारा, कॉटन 2040 इनिशिएटिव के द्वारा, जिसमें बोला है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आधे से ज़्यादा जो कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, एटलीस्ट 1 क्लाइमेट हज़ार्ड बाय 2040। और ये माना जा रहा है 2040 तक ऐसा एक क्लाइमेट हज़ार्ड आ सकता है। क्लाइमेट हज़ार्ड में क्या क्या हो सकता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ सकता है, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो सकता है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ सकते हैं। एक्सट्रीम फ्लड आ गई या बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, एक्सट्रीम ड्राउट आ गई, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब गाइस ये जो कॉटन 2040 है, क्योंकि ये स्टडी किसने की गई है, कॉटन 2040 के द्वारा। अब ये कॉटन 2040 है क्या, एक इनिशिएटिव है किस फोरम के द्वारा, बाय फोरम फॉर द फ्यूचर एंड एनजीओ, जिसका एम है कि हमें क्या करना है, कॉटन इंडस्ट्री को रेजिलियंट बना के रखना है, सस्टेनेबल बना रखा है, सो दैट अगर आगे जाके क्लाइमेट चेंज होता है या डिस्टर्प्टेड आता है तो उसमें भी जो कॉटन की प्रोडक्शन को कुछ हॉल्ट ना आए उसमें। फाइन। कॉटन की वजह से, मतलब कॉटन 31% रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूट करती है हमारे टेक्सटाइल मटेरियल, मतलब कि जो हमारी टेक्सटाइल मार्केट है ग्लोबली उसमें जो कॉटन कंट्रीब्यूट करती है एज अ रॉ मटेरियल वो 31% कंट्रीब्यूट कर रही है और इकोनॉमी पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा $600 बिलियन तक। फाइन। इंडिया हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है ग्लोबली और नियर अबाउट 60 मिलियन पीपल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व है कॉटन वैल्यू चेन में, जिसमें 40 to 50 मिलियन पीपल कॉटन के ट्रेड और उसकी प्रोसेसिंग में एम्प्लॉयड हैं। इंडिया इसके अलावा लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है कॉटन की वर्ल्ड में। मेजरली जो इंडिया की कॉटन है वो स्मॉल फार्म्स में ग्रो होती है, छोटे छोटे खेतों में ग्रो होती है जिनका एरिया 1 हेक्टेयर से भी कम है। इसके अलावा इंडिया 4 तरह की कॉटन को कल्टीवेट करता है। एक तो है गाइस देखो एशियन कॉटन है, दूसरा इजिप्टियन कॉटन है और तीसरा अमेरिकन अपलैंड कॉटन है। बाकी इसके जो साइंटिफिक नेम है आप खुद पढ़ लेना। इसके अलावा आपको पता होगा कॉटन के बारे में, ज्योग्राफी में कवर होगा। ये कॉटन एक खारी प्रोव है और ब्लैक सोइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। सबसे ज़्यादा इसको हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। फाइन। डेक्कन प्लेट्यू में, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा पाटर वाटर देते हो तो अच्छे से उसको ये होल्ड करके रखती है, बार बार उसको वाटर देने की जरूरत नहीं है। एनुअल इसको ग्रोथ के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 20 to 28 डिग्री सेल्सियस होती है, 55 से 110 सेंटीमीटर और मिनिमम इसको 180 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ कहाँ कंट्री में प्रोड्यूस होती है, हमारे किस किस स्टेट पर प्रोड्यूस होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु। फन। तो पहले 3 नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस जेंडर गैप्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी, मतलब कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब कौन कितना एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो भी मेल फीमेल के गैप है हम उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। अभी के जो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो पिछले 30 सालों में काफ़ी कम हुआ है, विच इज़ वेरी अच्छी बात है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अ राइज इन फर्स्ट हाफ ऑफ नोटिस। ठीक है, अगर हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो हमारा अगर बढ़ता है मैन के लेवल का, तो इससे इंडिया की जो जीडीपी है वो 27% तक बढ़ सकती है। फाइन। सॉरी एक मिनट, इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर से डिक्लाइन हो रहा है। फाइन। और मैं बोल रही हूँ अच्छी न्यूज़ है, नहीं सॉरी गाइस, डिक्लाइन होना गलत बात है। ठीक है, अगर हम उल्टा बढ़ाते हैं तो इससे इंडिया की जीडीपी 27% बढ़ सकती है। रीज़न क्या है कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इतना कम है। सबसे पहले क्या, अब जो है फीमेल ज़्यादा एजुकेशन में जा रही है, जो वुमेन वर्किंग एज है नाउ दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग एजुकेशन। इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वुमेन के पार्टिसिपेशन रिड्यूस, मतलब कि बोलते हैं ना आदमी ऑलरेडी अच्छा कमा रहा है तो लड़की को कमाने की क्या जरूरत है, तो वही वाली थिंकिंग की बात की जा रही है। इसके अलावा क्या है, लड़कियों के लिए फॉर्मल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ कम है
ठीक है। इसके अलावा जो हमारे सोशल कल्चर नॉर्म्स हैं कि वुमेन कोई हाउस होल्ड काम करना है, मैरिज की एज हो गई है, रिलीजन दिस ऑल ड्यू टू हमारा जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है। इसके अलावा काफ़ी चैलेंजेस, और अगर कोई लड़की एम्प्लॉयड भी है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे उसकी सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, वेज स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ा सकें। सबसे पहले कोड ऑन वेजेस एक्ट है 2019 का, जिसमें यही है कि हमें क्या करना है, जो कभी कभी हम क्या करें मैन को ज़्यादा सैलरी देते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, तो उस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना है, चाहे वो वेजेस में हो, चाहे रिक्रूटमेंट में हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में। इसके अलावा हमारे मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 लाए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो हम उसको पेड लीव देते हैं 12 से लेकर 26 वीक्स तक। इसके अलावा हम उसको क्रैच फैसिलिटी देते हैं, लाइक उनको बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा होने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बच्चे को क्रैच फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। और ये क्रैच फैसिलिटी जहाँ पे है जहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, वुमेन वर्कर्स को नाइट शिफ्ट्स में भी अलाउड कर रहे हैं, एडवाइजरी टू स्टेट्स अंडर द फैक्टर्स एक्ट 1948। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर हम वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया था, जो क्या करता है, मैन और वुमेन दोनों को इक्वल रिम्यूनरेशन देने की बात करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से जो वुमेन का वो है रेट है ना, वो किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दैट इज द चंद्रयान 2 इंस्ट्रूमेंट गिव्स आउटस्टैंडिंग साइंस रिजल्ट्स ऑन द सोलर कोरोना। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो गाइज कोरोना, ये कोरोना वायरस नहीं है, जो सन का कोरोना होता है वो है, ठीक है। अभी क्या है, हाँ, सन की ऑब्जर्वेशन करी गई है इन द सॉफ्ट एक्सेस। अब ये जो सन को ऑब्जर्व किया गया वो किसके थ्रू किया गया, विद सोलर एक्सरे मोनीटर ऑन बोर्ड चंद्रयान 2 ड्यूरिंग द सोलर मिनिमम 2019-20 में आया था, जिन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं अबाउट द सोलर कोरोना, ठीक है। कोरोना आपको पता है सन के एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसमें हाईली आयनाइज्ड प्लाज्मा होता है। सन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक साइकिल के थ्रू जाता है, जिसको सोलर साइकिल बोलते हैं, और हर साल में मतलब हर 11 साल की इसकी सोलर साइकिल होती है। फाइन। सन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फ्लिप्स हो जाता है, मतलब अगले हर 11 साल बाद जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है सन का, उसमें चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो सन का नॉर्थ है वो साउथ पोल में स्विच हो जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल में स्विच हो जाएगा। साइंटिस्ट क्या करते हैं, सोलर साइकिल को ट्रैक करते हैं बाय यूजिंग द सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स मतलब सन में कुछ स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिवली कम होता है। फाइन। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, सोलर साइकिल को ट्रैक करते हैं बाय यूजिंग द सन स्पॉट। वो सन का एरिया जहाँ पे वो डार्क एरिया है और वहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा कूलर होता है दैन द सराउंडिंग पार्ट्स। फाइन। तो सोलर साइकिल का जो बिगिनिंग होता है उसी को हम सोलर मिनिमम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ पे सन का सबसे कम सन स्पॉट्स होता है, मतलब कि जब सोलर साइकिल स्टार्ट होती है तो उस वक्त सन में काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं, मतलब कि काफ़ी एरियाज ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं। फाइन। उसका मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी 11 साल आने वाले होते हैं तब उसमें सन स्पॉट्स हो जाता है, बढ़ते रहते हैं। चंद्रयान 2 के बारे में आपको पता ही होगा, ये इंडिया का सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, जिसका बेसिक कंपोनेंट थे ऑर्बिटर, जिसका काम था अर्थ और चंद्रयान 2 का लैंडर में कम्युनिकेशन बना के रखना। लैंडर था विक्रम, जिसका एम था कि इंडिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग करना लूनर सरफेस पे। रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था, जिसका नाम था मतलब जिसका काम था कि वो मून के सरफेस पे घूमेगा और वहाँ पे केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करेगा। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। अभी क्या है देखो, जो बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया था G7 मीट के द्वारा, ठीक है। ये वैल्यूज ड्राइवन हाई स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है, जिसमें हम क्या करते हैं $40+ ट्रिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मतलब कि प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में। फाइन। और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वर्ल्ड को ज़्यादा डेवलप करने में हम ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या इसके व्यू को शेयर करते हुए इंडिया ने बोला कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब वर्ल्ड के जहाँ जहाँ पे भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि जो रेसिपिएंट कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जो कंट्रीज़ को हेल्प दिया जा रहा है या उनको लोन दिया जा रहा है वो डेप्ट में ना फंस जाएँ। फाइन। तो इसका जो इनिशिएटिव था, इसका एम यही था कि हमें क्या करना है, ये एक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो आपको पता ही है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका, चाइना का, जिसमें कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो कंट्रीज़ की हेल्प कर रहा है चाइना, जो अपनी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, ताकि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें और उन कंट्रीज़ को डेप्ट देता है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी डेप्ट में जा चुकी हैं और वो एनवायरमेंटल नीड्स के लिए अब इतना सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज उनको लिए अब इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अभी का जो भूटान का जो
टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद इंडिया। इसका एम है कि हम भूटान को एड करेंगे सो दैट हम भूटान का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन कर सकें। और इस प्रोग्राम का फोकस किस एरिया में, मेनली इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग पे। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का और OECD का, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का, सो दैट हम क्या कर सकें जो टैक्स से रिलेटेड जो नॉलेज है या जो स्किल्स हैं उनको शेयर कर सकें किन के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट है चंबल रिवर। अभी कोविड-19 पेंडेमिक के अमंग जब लॉकडाउन हुआ तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स और घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है चंबल रिवर में वो इंक्रीज हुई है। चंबल रिवर एक वन ऑफ द क्लीनेस्ट पेरेनियल रिवर मानी जाती है इंडिया की। फाइन, ये रेनफेड रिवर है, मतलब इसकी जो चीफ ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के विंध्या रेंज में स्टार्ट होती है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से फ्लो होकर जाती है। इस पर जो मेजर डैम्स है वो है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैल। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी, बनस, काली सिंध, परबती, शिप्रा एंड मेज। लास्ट न्यूज़ है दैट इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल 23 जून को बनाया जाता है। इस दिन पे क्या हुआ था, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसको सेटअप किया गया था 1894 में। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है, कमेटी है, वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का NGO है जो ओलंपिक गेम्स के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है एट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लुसेन में है। ओलंपिक्स और इंडिया का क्या कनेक्शन है आपको पता ही होगा। इंडिया ने आज तक ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं किया है। टारगेट है इसका ओलंपिक पोडियम स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंडिया के टॉप एथलीट्स को, सो दैट वो 2020 और 2024 के ओलंपिक्स में मेडल्स जीत सकें। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।